हेलो वेलकम बैक गाइस। हमने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर नंबर 2 सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। इसमें हमने डिटेल में देखा था कि डिमांड मतलब होता क्या है ना। थ्री फैक्टर्स मिलके डिमांड बनती थी। एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस है ना, डिजायर। ये सारी बातें होने के बाद ही हम कहते थे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड है। तो मीनिंग ऑफ डिमांड हमने डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपने ये टेक्स्ट पढ़ लिया होगा। टेक्स्ट में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9404855973 पे। ओके, आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड डिटरमिनेंट व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। मतलब हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। उसमें हमने देखा था क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जस्ट अ मोमेंट, हाँ पेन वर्क नहीं कर रहा है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसकी प्राइस डिमांड को कम ज्यादा करती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, एंड उसकी प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। ये हमने देखा था। बाद में हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। उसमें हमने देखा था एक तो होते कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरे होते सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे कि कार ले रहे हैं तो कार के साथ में पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। मतलब कार लिया है तो पेट्रोल का भी कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट चाय नहीं तो कॉफी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट चाय नहीं तो कॉफी। इसमें भी हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी देख लिया था। अब आज नया स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे भी बात वही हो रही है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये क्या बोलता है कि बाकी के सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो, सिटेरिस पेरिबस। अगर हम कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा चीजें परचेस करेगा। जाहिर सी बात है, एक इंसान लाख रुपया कमा रहा है और एक इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है, तो बेसिक रोटी कपड़ा मकान में जितना खर्चा होना है उतना हो जाएगा। बच्चों का स्कूल फीस, ट्रैवलिंग वगैरह खर्चा हो गया। बाद में इसके पास बचता कितना है, 20,000, है ना। और इसके पास कितना बचता है, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही बचेगा। से एग्जाम्पल 35,000, ठीक है। अब ये 20,000 ये खर्च करेगा, मतलब ये जो इंसान है ए, वो 20,000 ही खर्च करेगा। ये इंसान 30-35,000 करेगा। या इतना दूर क्यों जाते हो, या सीधी सीधी ऐसी बात करो ना। दो इंसान है ए एंड बी। ए का इनकम है 50,000, बी का है 1 लाख, है ना। तो बी का इनकम ज्यादा है तो बी ज्यादा खर्च करेगा। बी की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी। बी की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, है ना। तो जिसकी ज्यादा परचेसिंग पावर वो ज्यादा खर्च करेगा, है ना। तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है तो परचेसिंग पावर ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, हम ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ज्यादा पैसा खर्च करेंगे मतलब हम प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे, है ना। हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे मतलब हम उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे। अब इसमें कुछ खास बातें हैं। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंज्यूमर गुड। Most of the consumer goods fall under the category of normal goods, ठीक है। These are demanded in increasing quantities as consumer income increases. Household furniture, clothing, automobiles, consumer durables, semi durables etc. fall in this category. देखो, एक कैटेगरी है गुड्स का जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो ये क्या, ये कैसे होते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाती है वैसे वैसे इसका कंजम्पशन बढ़ते जाता है। जैसे कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम सीआरटी टीवी निकाल के एलईडी टीवी लगाएंगे फ्लैट। और इनकम बढ़ती गई तो घर में एसी लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, हर रूम में टीवी लगाएंगे, फिर हर रूम में एसी लगाएंगे, है ना। तो हम पहले टू व्हीलर खरीदेंगे, फिर फोर व्हीलर खरीदेंगे, है ना। कपड़े अच्छे अच्छे खरीदेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे, हर ओकेजन के लिए अलग कपड़े, समर वेयर अलग, विंटर वेयर अलग। ओके, तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है जिन्हें हम नॉर्मल गुड्स बोल रहे हैं। और इनका क्या नेचर है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो इनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स such as food grains, fuel, cooking oil, necessary clothing, etc. satisfy the basic necessity of the life and are consumed by all individuals in a society. A change in consumer income
although will cause an increase in demand for this good, but this increase will be less than proportionate to the increase in the income. देखो दो बातें होगी, पहले हमने पढ़ा नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के देखो कंज्यूमर गुड्स ही है, कंज्यूमर गुड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, उसको हमने एक लिया सर नॉर्मल गुड्स, एक को बोला हमने नॉर्मल गुड्स एंड एक को हमने कहा इसेंशियल गुड्स, इसेंशियल गुड्स। अब इसमें हो क्या आ रहा है सर कि नॉर्मल गुड्स जैसे ही हमारा अगर इनकम बढ़ता है ऑलमोस्ट उसी प्रोपोर्शनेट में हम इसका खर्चा भी बढ़ाते हैं, ठीक है। इसेंशियल गुड्स क्या है, इसेंशियल गुड्स मतलब फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल, नेसेसरी क्लोथिंग, देखो क्लोथिंग यहाँ पे भी था यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी क्लोथिंग है, ठीक है, जो हमें लगना ही है, बेसिक जितने कपड़े लगने ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूट हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया, ओकेजनल वेयर जो हम लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो इसेंशियल गुड्स का भी डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इनकम बढ़ा है 20% से, तो इसेंशियल गुड्स का डिमांड बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा 10%, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों, पहले भी हम फूड ग्रेन्स तो खरीद ही रहे थे, पहले 3 रोटी खा रहे थे, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम 6 रोटी खा लेंगे इनकम डबल हो गया, तो नहीं, पहले भी कुकिंग में तेल जितना लग रहा था अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा या उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसेंशियल गुड्स में क्या होता है कि थोड़ा लेस प्रोपोर्शनेटली इनका डिमांड बढ़ता है। This is because as people become richer, there is a relative decline in the importance of food and other non-durable goods in the overall consumption basket and a rise in the importance of a durable goods such as TV, car, house, etc. ठीक है, जाहिर सी बात है, बेसिक जो नेसेसिटीज थी, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक जितना खाना लगना था, जितने कपड़े लगने थे उतने तो हम खरीद ही रहे थे, इसेंशियल गुड्स, ठीक है। अब इनकम बढ़ी तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें जो शॉर्टफॉल था वो हमने पूरा फुलफिल किया, उसके बाद में नॉर्मल गुड जो हमारे ऐश पानी के, ऐश पानी भी नहीं कहेंगे वो तो लग्जरी में चलेंगे, जो हमें थोड़ी अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि टीवी, कार, अच्छा घर, तो इन चीजों पे हमारा खर्चा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। There are some commodities for which the quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with an increase in the money income beyond this level. These goods are called inferior goods. ठीक है, a same good may be normal for one condition and may be inferior for another. For example, bajra may become an inferior good for a person when his income increases above a certain level and he can now afford a better substitute such as wheat. देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ये क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं, क्या एक सर्टन लेवल तक इंक्रीज होती है। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम, अब हमने क्या पढ़ा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कब तक, एक सर्टन लेवल तक। और उस लेवल के बाद क्या करेंगे, देखो हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक लेवल तक, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद भी अगर हमारी इनकम और बढ़ रही है, हमारी इनकम और बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट का कंजम्पशन बंद कर देंगे, इसका अल्टरनेटिव जो इससे सुपीरियर है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि बाजरा। ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि बाजरा सुपीरियर है, इंफीरियर है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कैसा है, बाजरा सस्ता मिलता है एज कंपेयर टू व्हीट, ठीक है, बाजरा सस्ता होता है एज कंपेयर टू व्हीट। तो गरीब इंसान है वो क्या कर रहा है, बाजरे की रोटी खा रहा है, बाजरे की रोटी खा रहा है, इनकम बढ़ रही तो उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, पहले आधी रोटी खाता था, अब एक खा रहा है, दो खा रहा है, तीन खा रहा है, ठीक है। उसकी इनकम अभी भी बढ़ रही है, तो क्या वो 3 की जगह 4, 5, 6 रोटी खाएगा कि नहीं, उसका पेट तो 3 रोटी में भर गया है, 3 रोटी में उसका पेट भर गया है, लेकिन उसकी इनकम तो अभी भी इंक्रीज हो रही है। तो फिर ऐसे टाइम पे वो क्या करेगा, वो बाजरे का सब्सटीट्यूट, मतलब बाजरे से जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो ज्यादा न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, वो उस पर स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी डिसकंटिन्यू करेगा और व्हीट का कंजम्पशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये था इंफीरियर गुड्स का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स अराइज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एंड कीप राइजिंग एज इनकम इंक्रीजेज। देखो जो लग्जरियस गुड्स है, जैसे कि आईफोन लेना है,
ऑडी ऑडी ऑडी, है ना, आईफोन, ऑडी, 2 लाख का टीवी, ये सारी चीजें क्या है, लग्जूरियस गुड्स है, प्रेस्टिजियस गुड्स है। ये आपका एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए होता है हाई क्लास सोसाइटी में। तो हमारी इनकम जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है हम उतना ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो एकदम क्रीम क्राउड, जो एकदम टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, उन्हें क्या होता है कि उनका एक क्लास मेंटेन करना होता है इन सोसाइटी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब वो मान लो ऑडी खरीदेंगे, तो ऑडी भी वो ऐसी खरीदेंगे जो सबसे एक्सपेंसिव है। वो ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, business managers should be fully aware of the nature of good which they produce, or the nature of need which the product satisfy, and the nature of relationships of quantities demanded with changes in the consumer incomes. For assessing the current as well as future demand for their products, they should also recognize the movements in the macroeconomic variables that affect the income of the consumer. देखो, जो बिजनेस मैनेजर्स है ना, उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह का गुड बना रहे हैं। वो नॉर्मल गुड बना रहा है या इसेंशियल कमोडिटी बना रहा है या लग्जरियस गुड्स बना रहा है या इन्फीरियर गुड्स बना रहा है, फिर उस अकॉर्डिंगली वो उनके प्रोडक्ट का फ्यूचर डिमांड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। रौनक सर आप क्या पढ़ा रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या होता है रौनक सर? ऐसे फैक्टर्स जिनके भरोसे पे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, taste and preferences. The demand for a commodity also depends upon the taste and preferences of the consumers and the changes in them over a period of time. Goods which are modern or more in fashion command higher demand than goods which are old design and out of fashion. ठीक है, ये क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अब कैसा है कि साउथ में लोगों को लुंगी पसंद है, वहां का टेस्ट वही है, वहां पे प्रेफरेंसेस वही है, क्योंकि वहां का वेदर ही वो है ना। वहां जीन्स वगैरह पहनोगे तो आपको, बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो वहां आप नहीं सरवाइव कर पाओगे अच्छे से, तो वहां पे लोग प्रेफर करते हैं लुंगी ओवर जींस पैंट्स, है ना। वही अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे सूट्स प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अगर आज की डेट में हम सूट पहन के निकले तो हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे अच्छे से, है ना। हमारा प्रेफरेंस नहीं है वो। ठीक है, बाद में ये क्या कहते हैं कि जो चीज फैशन में है, जो लेटेस्ट है, जो फैशन में है, उस चीज का डिमांड ज्यादा होता है। क्या आज भी आप बेल बॉटम पैंट्स पहनोगे क्या, जो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र पहना करते थे? नहीं, वो फैशन में नहीं है। हम क्या चीज करेंगे, जो फैशन में है वो चीज हम खरीदना चाहेंगे, और जो चीज फैशन में है वो चीज का डिमांड बढ़ेगा। ओके, उस चीज का डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि अभी भी अगर आपको मैं कहूँ टीवी लेकर आना है, तो क्या अभी भी आप वो बड़ा जो सीआरटी जो बड़ा टीवी होता है वो लेकर आओगे क्या? नहीं। अब हम क्या खरीदेंगे? एलसीडी। सर हम तो अब एलसीडी भी नहीं खरीदेंगे, हम एलईडी टेलीविजन खरीदेंगे, है ना। हम एलईडी टेलीविजन खरीदेंगे। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसका नाम है बैंड वैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट, वो क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है ना। हमने देखा कि हमारे नेबर के यहाँ पे बड़ा एलईडी टीवी है, या हमारे नेबर के यहाँ पे एसी है, हमारे फ्रेंड के यहाँ पे एलईडी टीवी है, एसी है। हमने देखा कि हर किसी के यहाँ पे एलईडी टीवी, एसी है, तो हम क्या करेंगे? देखा देखी, हम करेंगे देखा देखी, हम भी टीवी खरीदना चाहेंगे और हम टीवी खरीदेंगे। हमारे रिलेटिव्स के पास में कार है, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स के पास में कार है, सोसाइटी में कार है, हमारी गली में सबके पास कार है, तो हम क्या करेंगे? हम भी कार खरीदने की इच्छा करेंगे और कार खरीद लेंगे। लेकिन जबकि फैक्ट क्या है, हमारा घर ऊपर है, दुकान नीचे है, हमारे रिलेटिव सभी इसी शहर में रहते हैं या एकदम नजदीक रहते हैं, हमें कभी ज्यादा बाहर गांव जाने का काम नहीं पड़ता। हमें कार की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। लेकिन क्या है, हम हर किसी के पास देख रहे हैं कि हर किसी के पास कार है, इसलिए हमने भी कार ले ली, है ना। तो ये क्या होता है? बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन में डेवलप अ टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस फॉर वाइन आफ्टर टेस्टिंग सम, but he may also develop it after discovering that serving it enhances its prestige। देखो,
क्या होता है कि किसी ने कभी वाइन नहीं पी, लेकिन एक बार हम वाइन पीना स्टार्ट करें तो हमें उसका टेस्ट पसंद आने लगता है। जैसे कि ये जाने दो, आप लोग ही देखो, कोई एक पर्टिकुलर सब्जी है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपने उसे खाना स्टार्ट किया, उसका इंटेक आपने लेना, उसको उसे इंटेक करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे आप उसका टेस्ट डेवलप करोगे। या जैसे कि चाय या कॉफी, आपने कभी कॉफी नहीं पी, लेकिन आप कॉफी पीना स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे कॉफी का कंजम्पशन कर रहे हो, तो आपको कॉफी का टेस्ट डेवलप होने लगेगा, है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें ये क्या कह रहा है कि वाइन पीने से, देखो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में वाइन होता है, एक अल्कोहल में अलग अलग अल्कोहल्स होते हैं, विस्की, रम, बियर और वो क्या, ब्रीजर, ऐसे सब होते हैं, तो उसमें वाइन होता है एक शायद। तो वाइन क्या होता है, महंगा होता है शायद। तो अगर हम वाइन पीते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ता है ना। लेकिन अगर हम वाइन पीते हैं तो वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। वो क्या बताता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसा नहीं है कि हम वो देसी पौवा जो रास्ते के किनारे देसी दारू मिलती है वो पी रहे हैं। हम क्या पी रहे हैं, एक्सपेंसिव पी रहे हैं, स्कॉच वाइन, है ना। तो ये क्या है, हमारा प्रेस्टीज सिंबल है, प्रेस्टीज सिंबल है। जैसे कि अगर पुणे मुंबई में अगर आप किसी क्लब में पार्टी में जाते हो, तो वहां पे लड़कियां आती है या लड़के आते हैं, वो सिर्फ हाथ में ग्लास रखते हैं वाइन वगैरह का या महंगी शराब का, एक्चुअल में उन्हें उसका कुछ वो नहीं होता है, उन्हें उसकी लत नहीं होती या पीने का वो नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि वो स्टेटस सिंबल है कि भाई हम आए हैं पार्टी में तो अल्कोहल हाथ में होनी चाहिए, ऐसा होता है वो। तो on the contrary, on the contrary, when a product becomes common among all, some people decrease altogether, stop its consumption. इसे क्या कहेंगे, स्नॉब इफेक्ट। देखो एक होता है, देखो क्या होता है कि जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है ना, हर किसी के पास जो चीज हो जाती है ना, एक सोसाइटी में एक क्लास होता है जो टॉप क्लास या रिच क्लास कहेंगे, वो क्या करते हैं कि अगर हर किसी के पास क्रेटा है, अगर हर कोई क्रेटा खरीद रहा है, तो वो क्या करेंगे, क्रेटा नहीं खरीदेंगे, वो उससे महंगी कार खरीदने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट वो कुछ ऐसी चीज खरीदने की कोशिश करेंगे जो किसी के पास नहीं है, वो सबसे अलग अनकॉमन रहना पसंद करेंगे। या इतना दियो क्यों जाते हो, हमारे क्लास में 70% लड़कियां है, उनका नेचर ही होता है कि मेरे पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं रहनी चाहिए, मेरे पास सबसे हटके ड्रेस होना चाहिए, मेरे पास सबसे हटके जो भी मेरे पास कॉस्मेटिक्स है मेरी सबसे हटके होना चाहिए। तो ये क्या है सर, स्नॉब इफेक्ट है, ठीक है। हाईली प्राइस्ड goods are consumed by status seeking rich people to satisfy their need for conspicuous consumption. This is called Veblen effect. जो चीज जितनी महंगी, देखो जो रिच क्लास होता है ना, वो क्या करता है, जो चीज जितनी महंगी है ना, उतनी महंगी से महंगी चीज खरीदने की कोशिश करता है, उसे हम कहेंगे वेबलिन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन बैंडवैगन इफेक्ट क्या था, जो दिखता है वो बिकता है, हमने देखा आसपास में सबके पास में ये है तो हम भी वही खरीदेंगे। वेबलिन इफेक्ट क्या है कि नहीं भैया सबके पास ये है तो हम ये नहीं खरीदेंगे, हम महंगे से महंगा चीज खरीदेंगे, ठीक है। Knowledge regarding taste and preferences is valuable for the manufacturer as it would help them plan production appropriately and design new models of products and services to suit the changing taste and needs of the consumer. जाहिर सी बात है, हमें पता होना चाहिए ना, हम जो चीज हम जो कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसा है। अगर हम जैसे कि अगर हम कैंप में कुछ रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वहां पे मसाला डोसा 100, 120, 130 मतलब महंगा, एकदम रिच क्राउड के लिए हमें टारगेट करना है ना। वही अगर हम झोपड़पट्टी में या कोई सस्ती एरिया में जहाँ गरीब लोग हैं, ऐसी जगह अगर हम कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे 30-40 रुपीज वाला मसाला डोसा हमें स्टार्ट करना होगा, है ना। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। Consumers' expectation regarding future price, income, supply condition, etc. influence current demand. देखो ये क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है या घटता है। हमने कहा कि भैया जी 6 अप्रैल से शहर में लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। पेट्रोल पंप बंद नहीं होगा, पेट्रोल पंप शुरू रहेगा, लेकिन जो अभी अभी 100 रुपीज लीटर का पेट्रोल है वो सीधा 200 पे मिलने लगेगा, ठीक है। ऐसा कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है कि 100 रुपए का पेट्रोल 200 में मिलेगा। अभी एक्चुअल में पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है क्या, नहीं, लेकिन कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है।
तो कंज्यूमर क्या करेगा, आज ही क्लास छूटते, कंज्यूमर रहने दो सर, हम जो बच्चे क्लास में बैठ के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम ही जैसे ही क्लास खत्म होंगी हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल फुल कराने वाले हैं। देखेंगे सर पेट्रोल पंप पे तो लंबी कतार लगी है, लंबी लेन लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 100 का पेट्रोल 200 है ना, हम 2 आवर्स लाइन में लगेंगे लेकिन पेट्रोल फुल कराएंगे। ठीक है, ये क्या है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशंस है। जैसे कि मान लो रौनक सर के पास रिलायंस के 100 शेयर्स है, रिलायंस के 100 शेयर्स है, जिसका प्राइस है अभी 2000। रौनक सर सर को लग रहा है कि अभी लॉकडाउन लग गया है तो इस शेयर का प्राइस कम होगा, कुछ 1700-1800 हो जाएगा, तो अभी प्राइस कम हुआ है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी रौनक सर क्या करेंगे, इसे बेच देंगे। या रिया गांधी को शेयर्स खरीदना है, लेकिन अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 2000, रिया को लग रहा है कि इसका प्राइस कम होने वाला है, तो वो क्या करेंगी, अभी नहीं करेंगी, इसे पोस्टपोन कर देंगी। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस के वजह से भी प्रोडक्ट का डिमांड कम या ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसके अलावा अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये भी डिटर्मिनेंट्स ही है। गॉड नोज इन्होंने अलग से क्यों लिखा है, 5 अलग और फिर नीचे 5 6 अलग, इन्हें साथ में ही दे देते तो चलता था। इसे 0.6 बोल के भी कर सकते हो, मतलब सेम एक जितनी ही इज्जत देनी है इसे भी। साइज ऑफ पॉपुलेशन है ना, अब रौनक सर ने अमरावती अमरावती से नागपुर का रूट है, वहां पे रौनक सर कैसा है, नेचर के बहुत बड़े फैन है, नेचर को लव करते हैं, इन्हें ट्री प्लांटेशन ये सब बर्ड्स एनिमल्स पसंद है। अब खाने के लिए कुछ पैसा तो कमाना होगा, तो रौनक सर ने क्या किया, सैमसंग का स्टोर स्टार्ट किया। रौनक सर ने सैमसंग स्टोर स्टार्ट किया। अब क्योंकि रौनक सर को कैसा है, पोल्यूशन से दूर रहना है, एनवायरनमेंट के बीच रहना है, तो रौनक सर ने क्या किया, अमरावती नागपुर के बीच में जो जंगल जैसा रोड लगता है, जहाँ पे 50-100 किलोमीटर तक की, 50-60 किलोमीटर तक की कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे, ऐसी जगह रौनक सर ने सैमसंग स्टोर स्टार्ट किया। तो क्या रौनक सर के सैमसंग के फोन सेल होंगे क्या, नहीं, क्यों, सर यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है जो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। रौनक सर ने अगर राजकमल पे स्टार्ट किया तो सर डेफिनेटली आपका मोबाइल फोन बिकेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है जो मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। या इन शॉर्ट ऐसा कह रहा हूँ, दो एरिया है, जहाँ एक जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख है और दूसरी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख है। तो जितने मुंह, जितने इंसान उतना कंजम्पशन ज्यादा, जितने इंसान उतना डिमांड ज्यादा। तो इन शॉर्ट साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो प्रोडक्ट का डिमांड भी ज्यादा रहेगा। पॉपुलेशन एकदम कम है, थिनली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहां पे डिमांड भी कम रहेगा। एक 2 मिनट जो पावर लो बता रहा है, जब तक आप ऊपर का रीड कर लो, एक 2 मिनट्स में मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। रीड करो तब तक, एक 2 मिनट्स रीड कर लो जितना पढ़ा है अभी तक। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके,
कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा है या बुजुर्ग लोग ज्यादा है। जैसे कि पुणे, पुणे वंस अपॉन अ टाइम, आज नहीं, आज से कुछ 30 साल पहले 1980s 1990s में क्या था, रिटायर्ड सिटी के नाम से जाना जाता था। मतलब जितने भी रिटायर्ड लोग रहते थे वो क्या करते थे, पुणे में जाते थे, क्योंकि पुणे का क्लाइमेट एकदम बेस्ट है पूरे कंट्री में। पुणे एंड बैंगलोर, ये दो सिटीज ऐसी थी जहां का क्लाइमेट बहुत ही लाजवाब हुआ करता था, अभी भी है लेकिन पहले की बात ही कुछ और थी। समर्स में फैन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, ओके, मतलब ऐसा ठंड भी नहीं होती थी, गर्मी भी नहीं होती थी। तो जाहिर सी बात है उस सिटी में सारे ओल्ड पीपल्स होते थे, मतलब मैक्सिमम रिटायर्ड लोग होते थे। तो वो सिटी में अगर मैं स्टिक्स, म्हणजे जो छड़ी होती है ना, आजोबांची काठी, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, स्पेक्टिकल्स, इन चीजों का बिजनेस करूंगा तो वो ज्यादा सेल होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए आज, और आज का सिनारियो ले लेते हैं, अगर आज का सिनारियो ऐसा है, पुणे में सबसे ज्यादा यंग क्राउड है, स्टूडेंट क्राउड सबसे ज्यादा है, यंगस्टर्स सबसे ज्यादा है। तो अब क्या चीज बिकनी चाहिए, जगह जगह पे कैफेज, पार्टी कॉर्नर, है ना, गेम जोन्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तो जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत कुछ डिटरमाइन करता है डिमांड के लिए। मतलब जहाँ पे बच्चे ज्यादा है तो वहां पे क्या बिकना चाहिए। जैसे कि देखो, जो स्कूल है, स्कूल के बाहर आपको हर कोई कितनी भी छोटी स्कूल रह लो, स्कूल के बाहर आपको चॉकलेट वाला, समोसे कचौरी वाला, या वो क्या आप कहते हैं उसे, लॉलीपॉप, आइसक्रीम, बर्फ गोला, पेप्सी, ये सारी चीजें स्कूल के बाहर मिलती ही है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग वही खरीदते हैं, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहता है कि हमारी नेशनल इनकम जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स का डिमांड। जाहिर सी बात है, अगर हमारी नेशनल इनकम ज्यादा आएगी तो हम नेशनल इंफ्रा पे खर्च करेंगे, है ना। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, the level of national income is a crucial determinant of market demand. Higher the national income, higher will be the demand for all the normal goods and services. The wealth of a country may be unevenly distributed so that there are a few very rich people while the majority are very poor. Under such condition, the propensity to consume of the country will be relatively less because the propensity to consume of the rich people is less than the poor people. Consequently, the demand for consumer goods will be comparatively less. If the distribution of income is more equal, then propensity to consume of the country as a whole will be relatively high, indicating the higher demand for the goods. देखो, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है कि हमने देखा होगा कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा अमीर है ना। लेकिन अगर क्या है कि ये जो क्लिफ है, अगर हमारे कंट्री में कुछ ही लोग बहुत अमीर है और बचे हुए सारे गरीब है, तो तो ऐसे सिचुएशन में हमारी नेशनल इनकम ज्यादा भी रही ना, तो भी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा है अमीरों के पास है, वो अमीर इंसान कंज्यूम कर करके भी कितना करेगा, है ना। वही अगर अगर हमारी जो इनकम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। मतलब पहला सिनारियो में क्या कह रहा हूँ कि 20% पॉपुलेशन बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रीच है, और बचे भी 80% एकदम गरीब या नॉर्मल है। तो ऐसे में ये 20% लोग कंज्यूम कर करके भी कितना करेंगे, ये 80% को कंज्यूम करना है, लेकिन इंडिया से इतना पैसा ही नहीं है। तो ये वाला सिचुएशन कैसा है, ऐसे सिचुएशन में डिमांड नहीं बढ़ेगी। हाँ, भले ही अगर हम देखें कि 40% अमीर है, 60% गरीब है, या 60% अमीर है, 40% गरीब है, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेशनल इनकम थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और ऐसे केस में डिमांड ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधार, लोन मिलना, है ना। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम देखते हैं बजाज फाइनेंस 0% ईएमआई, या टीवी पे ऐड आती है ओप्पो वीवो के फोन की, या आईफोन की, या आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो या कोई दूसरा पेपर पढ़ते हो, तो उसमें बताते हैं आप 0 डाउन पेमेंट पे कार ले जाओ, या 1 लाख रुपए में कार ले जाओ। तो ये मतलब क्या है
कि आप लोन पे कार ले जाओ या आप लोन पे प्रोडक्ट खरीद लो, मतलब आपको क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन मिलना। अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी है, तो क्या होगा, उसके वजह से प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि रौनक सर को लेना है, समझ लीजिए एक ऑडी ऑडी है 50 लाख की, लेकिन रौनक सर के पास 50 लाख है क्या? आज नहीं, लेकिन हाँ रौनक सर हर साल 20 लाख अर्न करते हैं, है ना। तो रौनक सर क्या करेंगे, एक बार 10 लाख रुपए पे कर देंगे और 40 लाख का कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी ले लेंगे, लोन ले लेंगे, और 40 लाख धीरे धीरे 5 साल में पे करते रहेंगे। लेकिन रौनक सर ने उनकी जो डिमांड थी, उनकी की जो इच्छा थी ऑडी की, वो तो आज ही फुलफिल कर ली। तो इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को परचेस कर सक रहे हैं। किसके बदौलत? क्रेडिट फैसिलिटी की बदौलत, क्रेडिट फैसिलिटी की बदौलत। इसका मतलब अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। हाँ, रौनक सर ने 10 लाख रुपए भर दिया और बचे हुए 40 लाख का लोन ले लिया। अगर हम कहे कि जो लोन मिल रहा है, जो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, वो 24% या 34% या 30% से मिल रही है, तो क्या रौनक सर खरीदेंगे क्या? नहीं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कोई नहीं खरीदना चाहेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी। या यूं कहूं, इंटरेस्ट एंड डिमांड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, एंड डिमांड, या यूं कहूं क्रेडिट फैसिलिटी एंड डिमांड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। देखो ना, हर कोई बजाज की ईएमआई कार्ड पे एसी खरीद रहा है, हर कोई बजाज की ईएमआई कार्ड पे टीवी खरीद रहा है लोन पे, है ना। तो अगर क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिमांड कम रहेगा। अभी देखो, आज के डेट में इंटरेस्ट रेट काफी कम है ना। हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट 6.7 से मिल रहा है, तो लोग घर बनाना चाह रहे हैं। अभी हर चीज का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स एंड डिमांड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट।